ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट और सेकेंड पार्ट है ग्लोमेरुलोडायनेमिक्स का पार्ट 2। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के जो प्रेशर्स है जो ग्लोमेरुलस में लगते हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं, और जब वो अफेक्ट होंगे तो फाइनली हमारे पास में क्या अफेक्ट आएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लास्ट वीडियो को हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो जी एफ आर है वो होता है एन एफ पी इंटू के एफ। एन एफ पी का मतलब है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और के एफ का मतलब हमारे पास में होता है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, जो हमने स्टार्लिंग फोर्सेस में पढ़ा था। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो हमारे पास में तीन प्रेशर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो नहीं देखी तब भी आपको पता होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो ग्लोमेरुलस के अंदर तीन चीज़ों पे, तीन प्रेशर्स पे डिपेंड कर रहा था। एक तो है पीबीएस यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेन स्पेस, क्योंकि वहाँ पे भी फ्लूइड है और वो फ्लूइड भी क्या लगा रहा होगा, एक प्रेशर लगा रहा होगा, पाई जी सी। सो पाई जी सी इज ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जैसे हमने कहा था कि जो ग्लोमेरुलस हमारे पास में फाइनली है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना के हम समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो ये वाले एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट है सपोज। तो मैंने कहा था कि अगर ये मैं इस वाले एरिया को बोमेन स्पेस बताता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है बोमेन स्पेस से, दैट इज पी बी एस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेन स्पेस। राइट, यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन्स भी होंगे, वो प्रोटीन्स पानी को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, सो दे आर एक्सक्रीटिंग अ ऑन्कोटिक प्रेशर, और उस ऑन्कोटिक प्रेशर को हमने बोल दिया पाई जी, ग्लोमेरुलस की वजह से जो ऑन्कोटिक प्रेशर है। तीसरा प्रेशर था जो यहाँ पे फ्लूइड है उसकी वजह से लग रहा था, एंड दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरी टफ्ट, सो पी जी सी। एंड एक चौथा प्रेशर आता ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू बोमेन स्पेस, क्योंकि यहां पे प्रोटीन्स होते तो वो पुल कर रहे होते, लेकिन यहां पे प्रोटीन्स होते हैं क्या, इस एरिया में तो कोई प्रोटीन्स नहीं होते, इस वजह से यहां पे कोई भी ऑन्कोटिक प्रेशर नहीं आता। राइट, सो बेसिकली हमारे पास में अब फाइनली सिर्फ तीन प्रेशर रह जाते हैं जो ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन को अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे। ओके, तो वो तीन प्रेशर ये रहे, बोमेन स्पेस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ऑन्कोटिक प्रेशर, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। राइट, सी मैंने पास्ट वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो के एफ है, के एफ हमारे पास में क्या था, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। के एफ डिक्रीज हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, क्रोनिक नेफ्राइटिस के अंदर और फाइब्रोसिस के अंदर। देखो, डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन के अंदर छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स है, सब्सटेंसेस है, वो ट्रांससाइटोप्लाज्मिक चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, और उस ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास में ये के एफ डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि के एफ का फिजिकल मीनिंग क्या है, उसका एक क्लिनिकल मीनिंग ये है कि वो मेम्ब्रेन कितनी परमिएबल है, ये के एफ डिसाइड करता है। के एफ जितना ज़्यादा होगा मेम्ब्रेन उतनी परमिएबल है। ओके, एंड जो हमारे पास में आगे है दैट इज क्रोनिक नेफ्राइटिस एंड फाइब्रोसिस। इनके अंदर क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। फाइब्रोसिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस में क्या होता है, फाइब्रोसिस में तो हमारे पास में फिब्रोसिस हो जाती है उस एरिया की, तो वो एरिया फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली के एफ डिक्रीज। राइट, और क्रोनिक नेफ्राइटिस में क्या होता है, वो एरिया खत्म हो जाता है, फिल्ट्रेशन कैपेबल नहीं रहता, इसकी वजह से भी के एफ हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि के एफ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये है कि वो मेम्ब्रेन कितनी ज़्यादा परमिएबल है, जो डिसाइड करता है कि ट्रांससाइटोप्लाज्मिक चैनल्स कितने हैं। दूसरी चीज़ कि कितना टोटल सरफेस एरिया है, कितने नेफ्रॉन्स एक्टिव है और रिक्रूटेड है फिल्ट्रेशन के लिए, उस पर भी के एफ डिपेंड करता है। क्योंकि जो के एफ है वो दोनों किडनीज के लिए कलेक्टिवली आता है। राइट, सिंगल किडनी के लिए के एफ नहीं आता। सेकेंड हमारे पास में आता है पी बी एस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेन स्पेस। सी,
अब देखना, हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बोमेन स्पेस में जो फ्लूइड है वो लगाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये वही वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, राइट। अब देखो, अब ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, और इसका अफेक्ट, इसके ऊपर कोई भी चीज़ का अफेक्ट जो है वो अफेक्ट करेगा पूरी की पूरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। देखो अब यहां पे नजर डालते हैं इस बात के ऊपर। सी, ये वाला बोमेन स्पेस हमारे पास में है, यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड अल्टीमेटली हमारे पास में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की तरफ। इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या हो अगर मैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दूँ। सपोज यहाँ पे मैंने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी। ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से हो सकती है। सपोज मैंने ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे कर दी कैल्शियम ऑक्सिलेट की वजह से, यानी कि पथरी हो रखी किसी को, तो पथरी यहाँ पे तो नहीं होगी बेसिकली, आगे कलाइसिस के अंदर जाके होगी, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो आगे जा नहीं पाएगा, और फ्लूइड यहाँ बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिन के पाथवे में तो वाटर का जो बैक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आगे जा नहीं पा रहा है। जस्ट लाइक केस है कि तुमने एक पाइप को दबा दिया तो आगे तो जा नहीं पाएगा, और पीछे की तरफ जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा अपस्ट्रीम में। तो अगर कहीं पे भी यूरिन के पाथवे में आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है तो अल्टीमेटली वो जो पानी का बिल्डअप है वो हमारे पास में यहां इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो बोमेन स्पेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, यहां वाला प्रेशर, राइट। तो वही वाला केस है कि जो बोमेन स्पेस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ड्यू टू कैल्शियम एंड ऑक्सलेट स्टोन्स, ये इंक्रीज हो जाता है। और इसका इंक्रीज होना, अगर पीबीएस अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, पीबीएस अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को। सो इंक्रीज्ड पीबीएस कॉजेज डिक्रीज जीएफआर एंड कॉजेज पोस्ट रीनल फेलियर। सी, अगर हम इस डायग्राम के ऊपर दोबारा जाए तो यहां पे पीबीएस अगर इंक्रीज कर गया तो जो फिल्ट्रेशन यहां से होनी थी, सी अभी यहां पे जो पीबी है वो हमारे पास में 10 है, लेकिन अगर ये 20 हो गया या 30 हो गया सपोज, तो जो नेट फिल्ट्रेशन हमारा प्रेशर 10 आया था ना वो और डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। तो यही वाली बात है कि अगर पीबीएस बढ़ जाए तो जीएफआर डिक्रीज कर जाता है। और पीबीएस किस केस में बढ़ता है, पथरी के केस में। तो इसलिए जिन लोगों को स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है किडनीज के अंदर, और उनको जो उनका जो यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी, और एक फंक्शनल लेवल पे उनका जीएफआर भी कम बन रहा है क्योंकि उनका जो बोमेन स्पेस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ गया है। और ये करता है पोस्ट रीनल फेलियर। देखो 3 तरह के रीनल फेलियर्स जनरली होते हैं। पहला होता है प्री रीनल फेलियर, मतलब ये है कि रीनल का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, और उसका जो रीज़न है वो पहले लाई करता है। प्री का मतलब पहले, मतलब कि किडनी से फिल्ट्रेशन होने से पहले कोई दिक्कत है, तो वो होता है शॉक के केस में। अगर हमारे पास में ब्लड ही कम है, प्लाज्मा ही कम है, तो जीएफआर कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली रीनल का फेलियर हो जाएगा। लेकिन ये वाला रीनल फेलियर कौन सा है, प्री रीनल फेलियर है। इसमें किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी के पास जो सोर्स है जो उससे पहले है उसमें प्रॉब्लम है, तो दैट इज प्री रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, इस बार किडनी के जो फिल्ट्रेशन टिश्यू है, यानी कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ इशू है, सो उसे कहते हैं रीनल फेलियर। इस बार किडनी में कुछ दिक्कत है भाई, राइट। किडनी के जो टिश्यू है जो फंक्शनली इन्वॉल्व है उस पार्ट में, वहाँ प्रॉब्लम है। लाइक जो हेरिडिटरी नेफ्राइटिस होती है उसके अंदर क्या होता है कि कोलेजन ठीक से नहीं बन पाता, तो वहाँ पे रीनल की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज रीनल फेलियर। एक होता है, तीसरा होता है पोस्ट रीनल फेलियर, यानी कि रीनल फंक्शन का फेलियर तो है लेकिन जो रीज़न है वो लाई करता है रीनल के फंक्शनल टिश्यू के बाद,
यानी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बाद, जैसे कि यहाँ लाई कर रहा है कैल्शियम और ऑक्सलेट स्टोन्स की वजह से, पथरी की वजह से जो रीनल सिस्टम है वो फेल हुआ है। दिस इज पोस्ट रीनल फेलियर। सो 3 रीनल फेलियर, प्री रीनल फेलियर एंड पोस्ट रीनल फेलियर। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे प्रेशर की, दैट इज पाई जी सी, राइट। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये रहा हमारे पास में पाई जी सी। देखो ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 30 रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं ना, इधर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सब, राइट, फिब्रोनजेंस, ये सब है। सो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो 30 रहती है। अगर हम इसे चेंज करें तो क्या होगा? देखो सबसे पहली बात तो इसी डायग्राम में हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रोटीन को बढ़ा दूं, अगर मैंने यहाँ पे प्रोटीन को बढ़ा दिया तो बेसिकली क्या होगा, इस एरिया में अगर प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं तो वो और पानी को अपनी तरफ पुल करेंगे, या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं प्रोटीन्स को यहाँ बढ़ा देता हूँ तो जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर वो बढ़ जाएगा तो वो वाटर की मूवमेंट को जो फिल्ट्रेशन में होनी चाहिए नेचुरली, उसको अपोज करेगा। सो एक पार्ट तो ये क्लियर होता है कि पाई जी सी का बढ़ना जीएफआर को कम कर देगा। देखो सारी चीज़ें ना स्टार्लिंग फोर्सेज से निकल करके आ रही है। अगर स्टार्लिंग फोर्सेज की वीडियो आपने देखी तो ज़रूर उसको देखना, पहले वाली देखे तो उसको भी देखना। एंड इफ़ यू आर गुड टू गो, समझ में आ रहा है तो आगे चलते रहते हैं, राइट। तो पाई जी सी का बढ़ना जीएफआर को कम कर देगा, पाई जी सी का घटना जीएफआर को बढ़ा देगा, क्योंकि पाई जी सी वो प्रेशर है जो उसको अपोज कर रहा है, मूवमेंट नहीं होने देना, क्योंकि वो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, वो पानी को ग्लोमेरुलस के अंदर लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो अगर वो बढ़ जाएगा तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर वो कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। अब ये किसकी वजह से है? ये है प्रोटीन्स की वजह से। तो इसका मतलब बात ये हुआ कि अगर हम ग्लोमेरुलर के अंदर जो ब्लड है फाइनली यहाँ पे प्रोटीन्स को कम कर दे तो पाई जीसी भी कम हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्रोटीन्स को बढ़ा दे तो पाई जीसी भी बढ़ जाएगा। सी, तो वही बात है कि अगर हम प्रोटीन्स को बढ़ा देते हैं, अगर हम प्रोटीन्स को यहाँ पे बढ़ा दें, प्रोटीन्स को बढ़ा दें तो पाई जीसी भी बढ़ जाएगा और जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम प्रोटीन्स को कम कर देते हैं तो जो पाई जीसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर पाई जीसी डिक्रीज हो गया तो ये प्रेशर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था ग्लोमेरुलस के अंदर, तो पानी नहीं ला पाएगा, तो जीएफआर बढ़ जाएगा। सेम स्टार्लिंग फोर्सेस का कंसेप्ट है, राइट। अब देखो, अब हम थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए जस्ट। प्रोटीन की साइकिल हमारी बॉडी में कैसे चलती है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोटीन्स का देखना है ना, क्योंकि ये चीज़ प्रोटीन से रिलेटेड है, तो हमें प्रोटीन्स के बारे में ही देखना है। प्रोटीन साइकिल में क्या होता है, देखो हमारी बॉडी के, मैं फूड खाता हूँ, उससे मुझे प्रोटीन मिलते हैं, उसके बाद में मेरे जो जीआईटी है उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में आते हैं, ब्लड में आने के बाद जो लीवर है अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को, और फाइनली वो रीनल के पास जाते हैं इसी ग्लोमेरुलर कैपिलरी पार्ट के अंदर। तो ये साइकिल है। अब देखो, अब वो केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे केस है हाइपोप्रोटीनीमिया का। मेरी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है वो कम हो गए। अगर प्रोटीन्स कम हो गए तो ये वाला केस आ गया कि पाई जीसी भी कम और जीएफआर बढ़ जाएगा। अब देखो कैसे, किस केसेस में जीएफआर बढ़ जाता है, देखना। सी, ऐसा कोई भी बंदा जो खाई कम रहा है, मतलब वो इनफ प्रोटीन नहीं ले रहा बॉडी के अंदर, अगर इनफ प्रोटीन नहीं जाएंगे तो अमाइनो एसिड्स भी नहीं आएंगे, और अमाइनो एसिड्स भी अगर नहीं आएंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। इसी वजह से अगर कोई बंदा कम खा रहा है, लेस ईटिंग, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो मजदूरों के बच्चे होते हैं, वो इतना खाना नहीं खा पाते, और खाते भी है तो प्रोटीन से रिच नहीं होता वो फूड, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का केस है। उस केस के अंदर प्रोटीन्स कम है ब्लड के अंदर,
इसी वजह से जो पाई जीसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और जो जीएफआर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो यूरिन का आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। सेकंड है प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज। अब एंटेरोपैथीज, एंटेरो मतलब कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड और पैथीज मतलब कि कुछ बीमारी है, इट इज पैथोलॉजी। सो प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज एक डिसीज का कलेक्शन है। ये उन डिसीज का कलेक्शन है जिसमें बंदा प्रोटीन्स को, जो अमीनो एसिड्स बने हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। मतलब मैं प्रॉपरली खा रहा हूं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे मेरे इंटेस्टाइन के थ्रू, तो उन डिसीज को हम बोलते हैं प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज, राइट। सो उन डिसीज के अंदर भी प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी और अगर प्रोटीन्स कम हो गए तो जीसी पाई जीसी कम हो जाएगा और जीएफआर बढ़ जाएगा, तो उस केस में भी यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। थर्ड है हमारे पास में लीवर क्रियोसिस। मेरा लीवर खराब है या किसी का भी लीवर खराब है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा। अगर लीवर गया, प्रोटीन्स कम, पाई जीसी कम, जीएफआर इंक्रीज, यूरिन आउटपुट इंक्रीज। फोर्थ है प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथीज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो जनरली, देखो नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन, किडनी वाला, पैथीज मतलब पैथोलॉजी। सो ऐसी बीमारियां जिसके अंदर नेफ्रॉन्स पे से प्रोटीन्स रिलीज हो जाए, मतलब क्या है कि प्रोटीनूरिया, कि आपकी यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आ रहे हैं। जनरली कोई भी प्रोटीन्स नहीं आता, लेकिन अगर किसी वजह से आ रहे हैं, लाइक आपका जो नेगेटिव चार्ज है जो मेम्ब्रेन में होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर सियालो प्रोटीन की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो गया, एल्ब्यूमिन यूरिन में आना शुरू हो गया, तो अगर प्रोटीन ही निकलना शुरू हो जाएंगे फिल्ट्रेशन में, तब भी यही केस आ जाएगा, प्रोटीन्स कम, पाई जीसी कम और जीएफआर इंक्रीज्ड, यानी कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज। तो ये चारों केसेस जिनके अंदर प्रोटीन्स कम है उनके अंदर जीएफआर बढ़ा हुआ है, राइट। अब इसका एक अपोजिट केस ले लेते हैं कि अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो क्या होगा। तो सोच के देखो, प्रोटीन ज़्यादा है, पाई जीसी भी ज़्यादा, और पाई जीसी ज़्यादा तो जीएफआर कम। ऐसे कौन से केस हैं? देखो सबसे मोस्ट फेमस केस जो रियल में देखने को मिलता है हमें वो है मल्टीपल माइलोमा का। मल्टीपल माइलोमा कैंसरस डिसीज़ है प्लाज्मा सेल्स की, राइट। यहाँ पे जो माइलोमा के अंदर जो प्रोटीन्स है, एबनॉर्मल माइलिन प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। माइलोमास इनकी एबनॉर्मल प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं बहुत ब्लड के अंदर। अगर प्रोटीन्स बढ़ गए तो पाई जीसी बढ़ गया और जीएफआर डिक्रीज हो गया, यानी कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन केसेस में मल्टीपल माइलोमा के पर्सन्स के अंदर जो यूरिन आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? ओके। सी अब आते हैं लास्ट वाले पे, दैट इज पीजीसी। ये वाला एक इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास में। देखो हमने डिस्कस कर लिया बोमेन स्पेस की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया बोमेन स्पेस जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है उसके ओंकोटिक प्रेशर के बारे में। अब बचता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, अभी करते हैं। अब हमारे पास में बात आ रही है उस फ्लूइड की जो किडनी तक आ रहा है। अच्छा, वो किस पर डिपेंड करेगा? पहली बात तो ये कि ब्लड प्रेशर कितना है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, जो प्रेशर है वहाँ पे वो भी उतना ही ज़्यादा आएगा कैपिलरी के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सिस्टमिक ब्लड प्रेशर पे वो डिपेंड करता है क्या? पीजीसी। सो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है। सेकंड है हमारे पास में एफरेंट आर्टरियोल्स का रेजिस्टेंस। देखो याद आया, मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है या एफरेंट आर्टरियोल हमारे पास में डायलेट कर रही है तो उस पर भी चीज़ें अफेक्ट करती है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, लाइक जैसे हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट सी, कि अगर एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है तो जीएफआर पे क्या अफेक्ट होगा, ये डायलेट कर रही है तो जीएफआर पे क्या अफेक्ट होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है एफरेंट वाली तो क्या होगा, वही वाली चीज़। तो असल में ब्लड प्रेशर कितना है वो चीज़ अफेक्ट करेगी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ग्लोमेरुलर्स के। एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है या डायलेट कर रही है वो चीज़ अफेक्ट करेगी, और एफरेंट आर्टरियोल का रेजिस्टेंस भी अफेक्ट करेगा ग्लोमेरुलस के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। इसके बारे में हम इन दो के बारे में तो हम खासकर डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वाली वीडियो के अंदर, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला, राइट, वो मैं पहले कर चुका हूँ। सिस्टमिक ब्लड प्रेशर को देखते हैं।
सी, सबसे पहली बात, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर के पास एक टेंडेंसी हैज़ ए टेंडेंसी टू अफेक्ट जीएफआर। अगर ब्लड प्रेशर ही हाई है तो जीएफआर में जो प्रेशर होगा, सॉरी, जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर होगा वो भी हाई होगा, और अगर वो हाई है तो जीएफआर भी ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्लिंग फोर्स का कंसेप्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है तो जो फिल्ट्रेशन है वो भी ज़्यादा। सी, मैंने कहा कि हैज़ ए टेंडेंसी, एक टेंडेंसी है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर तुमने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था, देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है उनके अंदर जीएफआर क्या मिलता है, उनके अंदर जीएफआर जनरली हमें कम देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। वही देख लो ना, देखो सोच के देखो, यहीं देखो, अभी मैंने डिस्कस किया है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर केएफ डिक्रीज हो जाता है, केएफ डिक्रीज हो गया तो जीएफआर डिक्रीज। लेकिन यार फिल्ट्रेशन प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन है ना वो, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। मैंने इसके लिए केस बताया था, मैंने बताया था कि अगर वो बंदा क्रोनिक हाइपरटेंशन का है, उसको बहुत लंबे टाइम से हाइपरटेंशन है, तो उसका जीएफआर कम मिलेगा आपको। लेकिन अगर वो बंदा क्रोनिक हाइपरटेंशन का नहीं है, उसको बहुत कम टाइम के लिए हाइपरटेंशन हुई है, तो उसका जीएफआर में भी बढ़ा हुआ हो सकता है। सी, इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर वो एक क्रोनिक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बहुत लंबे टाइम से उसको हाइपरटेंशन है, तब तो ये केस आ जाएगा कि केएफ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके भाई ट्रांससाइटोप्लाज्मिक चैनल्स ही बंद हो चुकी है, अब तो कोई चांस ही नहीं है फिल्ट्रेशन होने का, बहुत कम चांसेस है, तो जीएफआर उसका बहुत कम है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसको क्रोनिक हाइपरटेंशन नहीं है, उसका जीएफआर में भी बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि देखो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाएगा। अगर ये हाई हो गया तो वहाँ पे जो फ्लूइड आएगा वो भी हाई प्रेशर के साथ आएगा, और इसी वजह से जो उसका प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, तो जीएफआर भी बढ़ जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे टेंडेंसी है, पर ऐसा होता नहीं है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है वो जनरली अफेक्ट नहीं करता हमारे ग्लोमेरुलस में अंदर जो प्रेशर है उसे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बॉडी के पास बहुत सारे काउंटर मैकेनिज्म है इसको मेंटेन करने के लिए। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शंस, इफरेंट आर्टीरियल कॉन्स्ट्रिक्शंस, उनके डायलेशंस, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। मेगुलोडेंसा कॉन्सेप्ट जो मेंटेन करता है जो ब्लड फ्लो आ रहा है किडनी के पास उनको। तो इसलिए मैंने कहा है कि एक टेंडेंसी है, और टेंडेंसी भी कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, कि अगर बीपी बढ़ गया तो जीएफआर बढ़ जाएगा। एक टेंडेंसी है, हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि बॉडी के पास में काउंटर मैकेनिज्म्स है। जैसे ही बीपी बढ़ जाएगा ना हमारे पास में, वैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो ज़्यादा ना आए, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे अपना। तो बॉडी के पास बहुत सारे काउंटर मैकेनिज्म्स हैं, सो इट हैज़ ए टेंडेंसी, बट इट डजंट अफेक्ट इन रियल लाइफ मच। लेकिन अगर कोई बंदा क्रोनिक हाइपरटेंशन का है, उसका तो फिर केएफआर ही चला गया, और उसका केएफआर ही कम हो गया तो उसका तो जीएफआर कम हो ही गया, राइट। अब जो एफरेंट आर्टियोल का रेजिस्टेंस और इफरेंट आर्टियोल का रेजिस्टेंस है वो हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डायनेमिक्स पार्ट 1 में, सो वो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला। जो हमने डिस्कस नहीं किया था वो ये है किसको कौन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और कौन इनको डायलेट करता है, वो हमें डिस्कस करने की यहाँ पे जरूरत है। देखो, एफरेंट आर्टीरियोल्स के वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर कौन कौन है? एफरेंट आर्टीरियोल्स में हमें मिलते हैं अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो जितनी भी चीज़ें इन रिसेप्टर को ट्रिगर करके कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है वो सारी चीज़ें एफरेंट आर्टीरियोल पे भी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। सी, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन और लोकल कॉन्स्ट्रिक्टर्स जैसे कि एंडोथिलीन्स, ये सारे के सारे अल्फा 1 एड्रिनर्जिक बेस रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। सो एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन्स और एंडोथिलीन्स, ये सारे के सारे वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगे एफरेंट आर्टीरियोल को। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो एफरेंट आर्टीरियोल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा तो जो जीएफआर है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इसका जवाब है कि जीएफआर कम हो जाएगा, और इस वाली साइड में भी मेंशन है। एफरेंट आर्टीरियोल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए तो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा।
और यही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि एड्रेनलिन हमारा क्या है। एड्रेनलिन हम कहते हैं ना कि हमारा इमरजेंसी हार्मोन है, मरने मारने की सिचुएशन वाला हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। और जब भी रिलीज होते हैं तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। सो बाथरूम तो में नहीं आता ना, बाथरूम रोक के रखते हैं हम लोग, राइट। सो ये एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त जब ऐसे डू और डाई वाली कंडीशन है तो हमें बाथरूम का प्रेशर ज़्यादा क्यों नहीं बनता, क्योंकि GFR डिक्रीज हो गया, अब यूरिन जो बन रहा है वही बहुत कम हो गया। सी, तो वो वाली चीज़। सेकेंड है वेसो डायलेटर। एफरेंट आर्ट्रियोल को वेसो डायलेट कौन करता है? यहाँ पे आता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनेंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और प्रोस्टाग्लैंडिन में कौन से? PGE2 एंड PGI2। ये सारे के सारे वेसो डायलेट कर देते हैं। और अगर एफरेंट आर्टियोल्स में वेसो डायलेशन हो गया तो GFR इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? GFR विल इंक्रीज। सी, एफरेंट आर्टियोल में अगर डायलेशन हो गया तो GFR इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट बनता है और उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है, मतलब US असेंबली वगैरह के अंदर। सी, क्वेश्चन क्या आता है, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ अभी अभी, और इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होने के बाद में उसका जो खून है वो बहुत बह चुका है, तो वो बंदा सर्कुलेटरी शॉक के अंदर है, अभी वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर गया हुआ है और उसकी बॉडी में बहुत इन्फ्लामेशन भी है। तो क्या आप उसको नसाइड ग्रुप से ट्रीट करोगे? नसाइड जो ग्रुप है ड्रग का, क्या आप उससे उसको ट्रीट करोगे? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से आप उसको ट्रीट कर पाओगे? सी, क्वेश्चन दोबारा देखो। ऐसा बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ, हाइपोवोलेमिक शॉक में है, आपके पास आता है, बहुत इन्फ्लामेशन है, आपको इन्फ्लामेशन रिलीव करना है, तो क्या आप उसको NSAID ग्रुप्स के जो ड्रग्स है उनको आप रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? और जवाब आता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो, जो नसाइड्स ग्रुप के ड्रग है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, लेकिन वो काम किस पे करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन के बेस पे करते हैं। समझ रहे हो? किसके बेस पे करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन के बेस पे। और उनके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है PGE2 PGI2, वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो इस ड्रग्स में है वो आकर के वेसोडाइलेट कर देंगे एफरेंट आर्टीरियोल्स को। अगर एफरेंट आर्टीरियोल्स को वेसोडाइलेट कर दिया तो GFR बढ़ जाएगा। अब ज़रा सोचो, ऐसा बंदा जिसके पास पहले जो हाइपरवोलेमिक शॉक में है उसमें वैसे ही मतलब जो खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और तुमने उसका GFR और बढ़ा दिया तो फ्लूइड और निकल जाएगा। तो इस केस में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाएगा कि उसके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, राइट। लेकिन फिर भी बॉडी बहुत मेंटेन करने की कोशिश करती है, उसको रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कर देगी वो सोडियम पोटेशियम पंप्स को बढ़ा करके, बट स्टिल अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो बंदा तो मर जाएगा। सी, तो ये वाली चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है क्लिनिकल के अंदर कि तुम्हें एक ऐसा बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, हाइपोवोलेमिक शॉक में है, उसको नसाइड ग्रुप्स प्रेफर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स वैसोडाइलेट कर देंगे और यूरिन के थ्रू और बनना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर और निकल जाएगा, तो और खतरनाक कंडीशन आ जाएगी। सो ये हमारे पास में एक पॉइंट है। सेकेंड हमारे पास में आता है एफरेंट आर्टेरियोल का। सी, एफरेंट आर्टेरियोल में जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं वो कौन कौन सी है? एफरेंट आर्टेरियोल में हमारे पास में जो मेन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है दैट इज एंजियोटेंसिन 2। दैट इज एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या होता है? जनरली इट मेंटेन्स फॉल इन ब्लड प्रेशर। देखना, ध्यान सुनना, मैंने कहा था कि जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टमिक बॉडी का ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज हो गया मान लो, तो GFR डिक्रीज होना चाहिए। अब वो GFR डिक्रीज नहीं होता, क्यों? क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल में जो एंजियोटेंसिन 2 है वो इसको वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। और हम जानते हैं कि अगर एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर जाएंगे मॉडरेट वाली तो GFR बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 का रोल जब भी आता है जनरली जब ब्लड प्रेशर गिरा हुआ हो। सो इसका एज ए रोल जनरली GFR को बढ़ाने का नहीं है, इसका है मेंटेन करने का। अगर BP कम हुआ है तो ये GFR को गिरने नहीं देगा, ये रोल है। लेकिन जितने ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह ना, ये सब GFR को गिरा सकते हैं। इसका रोल है मेंटेनेंस का, इनका रोल भी वैसे मेंटेनेंस का है, लेकिन ये जनरली भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, राइट, तो उसमें एड्रेनलिन वगैरह सब आ गए, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, तो GFR डिक्रीज हो गया।
लेकिन एंजियोटेंसिन 2 ऐसे कहीं से नहीं आ जाता, वो जब आएगा जब उसको लग रहा है कि अब मुझे जीएफआर को मेंटेन करना है, राइट, तो वो हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, और एक लास्ट का पॉइंट कि इफरेंट आर्टीरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन अगर मॉडरेट लेवल की है तब तो जीएफआर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर एक सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए ना इफरेंट आर्टीरियोल में तो जीएफआर डिक्रीज कर जाता है। और उसका जो रीज़न है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा रीज़न आ जाता है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं बताना चाहूँगा। तो बस यूँ रखना कि अगर एक्सेसिव वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना तो जीएफआर इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ऑन्कोटिक प्रेशर है उस साइड पे वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बस ये रीज़न याद रखना, ठीक है। अगर फिर भी तुम्हें सर्च करना है तो तुम गूगल पे सर्च मार सकते हो उसका रीज़न, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर ये वाली चीज़ समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की वीडियो में और एक मोटिव से नहीं की मैंने, क्योंकि इतना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है ये। इस स्टेटमेंट को याद रखो जब भी काम बन जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन मॉडरेट है सो जीएफआर बढ़ जाएगा, वरना जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, और जनरली हम उसको मॉडरेट ही लेते हैं। एक्सट्रीम वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन इफरेंट आर्टिकल्स के अंदर डिफॉल्ट नहीं लिया जाता, राइट। सो आई गेस राइट, सो जीएफआर का यानी ग्लोमेरुलर डायनामिक्स का पार्ट 2 इज़ ओवर, अब कुछ नहीं बचा। तो थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए, और ऐसे आती रहेगी, पूरी रीनल फिजियोलॉजी ख़त्म करेंगे। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।